ख्वाहिशों से नहीं गिरते महज फूल झोली में, कर्म की साख को हिलाना होगा, न होगा कुछ कोसने से अंधेरे को, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा। नमस्कार मित्रों, मैं अखिलेश तिवारी आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ अमर कवि जयशंकर प्रसाद जी की बहुत ही प्रसिद्ध रचना, जिसका नाम है आत्मकथ्य। जयशंकर प्रसाद जी छायावाद के 4 स्तंभों में से एक हैं, सर्वश्रेष्ठ भी हैं और सबसे वरिष्ठ भी हैं। छायावाद में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा और सुमित्रा नंदन पंत तथा जयशंकर प्रसाद जी, ये 4 कवि छायावाद के स्तंभ माने जाते थे, जिनमें से जयशंकर प्रसाद जी सर्वश्रेष्ठ और सबसे ज्येष्ठ भी थे। प्रसाद जी का जन्म 1889 में बनारस में हुआ था और 1937 में इनका देहांत हो गया। बहुत ज़्यादा लंबी इनकी उम्र नहीं रही, केवल 48 वर्ष ही ये जीवित रह पाए। लेकिन अपने छोटे से जीवन में ही इन्होंने इतना विशाल और इतना उच्च साहित्य रचा, जिसकी मिसाल आज भी दी जाती है। जयशंकर प्रसाद जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। यह एक कवि होने के साथ साथ उच्च कोटि के नाटककार, उपन्यासकार, कहानीकार थे। इसके अलावा इन्होंने एकांकी लिखने की शुरुआत भी हिंदी साहित्य में की और निबंध भी लिखे। यदि हम इनकी कविताओं की बात करें तो इनकी सबसे प्रसिद्ध पुस्तक कामायनी है, जिसे आधुनिक हिंदी साहित्य का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य कहा जाता है। इसके अलावा इनके काव्य संग्रह हैं आंसू, लहर, झरना, कानन कुसुम। इनके 3 उपन्यास भी हैं, कंकाल, तितली, ईरावती। और इनके कुछ कहानी संग्रह हैं आंधी, प्रतिध्वनि, छाया। साथ ही इन्होंने नाटक के क्षेत्र में भी काफ़ी चीज़ें दी हैं हमको, स्कंदगुप्त, ध्रुवशामिनी आदि इनके प्रसिद्ध नाटक हैं। तो इस कविता के इतिहास के बारे में हम आपको बता रहे हैं। प्रेमचंद जी, जो कि उपन्यास सम्राट के नाम से जाने जाते हैं, उन्होंने हंस नामक पत्रिका का संपादन आरंभ किया था और उस ज़माने में साहित्यकारों के द्वारा आत्मकथा लिखने का एक प्रचलन था। प्रसाद जी से भी उनके मित्रों और प्रेमचंद जी ने आग्रह किया कि वे भी अपनी जीवनी, अपनी आत्मकथा लिखें। हंस पत्रिका में आत्मकथा के नाम से एक विशेषांक निकला करता था। प्रेमचंद जी चाहते थे कि उस विशेषांक में प्रसाद जी की भी आत्मकथा छपे, तो उन्होंने प्रसाद जी से आग्रह किया कि आप भी अपने विषय में कुछ लिखें। लेकिन प्रसाद जी ने अपनी असहमति जताई और इस असहमति के साथ ही यह कविता उनको लिख भेजी और यह कविता ही उनकी आत्मकथा के रूप में छप गई। 1932 के हंस पत्रिका के विशेषांक में यह पत्रिका छपी थी। इस कविता के माध्यम से हम प्रसाद जी के जीवन को जान सकते हैं कि किस प्रकार का जीवन उनका रहा है। उनके जीवन के मार्मिक पक्ष को हम जान सकते हैं। यह कविता छायावादी प्रभाव को भी अपने अंदर लिए है। प्रसाद जी के व्यक्तित्व की छाप इस कविता पर है। मैं पहले कविता का सस्वर वाचन करता हूँ, उसके बाद इसकी आपको भावार्थ सहित व्याख्या बताऊंगा। मधुप गुनगुना कर कह जाता, कौन कहानी यह अपनी, मुरझा कर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास, यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास। तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती, तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे यह गागर रीति। किंतु कहीं ऐसा न हो कि तुम ही खाली करने वाले, अपने को समझो
मेरा रस ले अपनी भरने वाले। यह विडंबना अरि सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं। भूले अपनी या प्रवंचना औरों की दिखलाऊं मैं। उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की। अरे खिलखिला कर हंसते होने वाली उन बातों की। मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देख कर जाग गया। आलिंगन में आते आते मुस्क्या कर जो भाग गया। जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। उसकी स्मृति पाथेय बनी है थके पथिक की पंथा की। सीवन कर उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की। छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूँ। क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं। सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा। अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। अब व्याख्या आप देखिए। मधुप गुनगुनाकर कह जाता कौन कहानी है अपनी। मुरझा कर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। जयशंकर प्रसाद जी कह रहे हैं कि भौरा गुनगुनाकर कौन कहानी कह रहा है यह मैं नहीं जानता। भौरा यहाँ मन को कह रहे हैं। कब कहते हैं कि मेरे मन का भौरा गुनगुनाकर कौन सी कहानी कहना चाहता है मैं नहीं जानता। जबकि मेरे जीवन में ऐसा कुछ है नहीं जिसे कहा जा सके और जिसे प्रकट किया जा सके। कह रहे हैं कि भौरा पता नहीं कौन सी कहानी कहना चाहता है जबकि मेरे जीवन रूपी उपवन की पत्तियां निरंतर मुरझाकर गिर रही हैं। अर्थात मैं निरंतर अस्ताचल की तरफ बढ़ रहा हूँ। मेरे जीवन में ऐसा कुछ बचा नहीं है जिसके विषय में बात हो। मेरे जीवन से मधुमास की तरह खुशियाँ विदा ले चुकी हैं। जीवन का अंतिम समय नज़दीक आ रहा है। मैं नहीं जानता कि मेरा मन रूपी भौरा क्यों गुनगुना रहा है, क्या बताना चाहता है, क्या प्रकट करना चाहता है, जबकि प्रकट करने योग्य मेरे जीवन में कुछ है नहीं। मेरे जीवन रूपी वृक्ष की पत्तियां निरंतर झड़ रही। प्रसाद जी यक्षमा रोग से पीड़ित थे जो कि एक असाध्य रोग था जिसके 5 वर्ष बाद ही इनका देहांत हो गया, जिससे उनको आभास हो गया था कि उनका जीवन बहुत लंबा नहीं है। अगली पंक्ति है, इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास। कब कह रहे हैं कि जिस प्रकार नीले अनंत आकाश में असंख्य तारे छिटके पड़े हैं जिन्हें जानना संभव नहीं है, जिनके इतिहास को जानना संभव नहीं है, उसी प्रकार से इस साहित्य आकाश में भी असंख्य साहित्यकारों की जीवनियाँ हैं, असंख्य साहित्यकारों के इतिहास छिपे पड़े हैं। मैं तो हैरान हूँ। यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास और कहते हैं कि मैं तो इस बात से हैरान हूँ कि बहुत से कवि लोग, बहुत से साहित्यकार अपनी आत्मकथा कहकर अपने ऊपर ही व्यंग करते रहते हैं, लोगों को अपने ऊपर ही हंसने का मौका देते रहते हैं। क्योंकि हमारे समाज का दस्तूर है कि वह हमारे मुंह पर हमारे सामने अपनी सहमति प्रकट करता है, लेकिन पीठ पीछे ताली बजाकर हमारा उपहास उड़ाता है। यह हमारे समाज का दस्तूर है। कब कह रहे हैं कि मैं समझ नहीं पाता कि क्यों लोग अपने जीवन को दूसरों के सामने प्रकट करना चाहते हैं, जबकि जीवन में कमजोरियां भी हैं, मूर्खताएं भी हो जाती हैं जीवन में। तो क्या यह ज़रूरी है कि अपनी कमजोरियां दूसरों के सामने लाई जाएं और दूसरों को हंसने का मौका दिया जाए? तब भी कहते हो कह डालूं,
दुर्बलता अपनी बीती। कह रहे हैं कि हे मित्र, प्रेमचंद जी को संबोधित कर रहे हैं, अथवा जिन मित्रों ने उन्हें आत्मकथा लिखने के लिए प्रेरित किया, उन्हें कह रहे हैं कि हे मित्र, तब भी तुम चाहते हो कि मैं अपनी दुर्बलताओं को कहूँ, अपनी कमजोरियों को प्रकट करूँ, क्योंकि आत्मकथा यदि लिखूँगा तो उसे अपनी सच्चाई के साथ लिखूँगा, तभी आत्मकथा बन पाएगी। और यदि मैं आत्मकथा लिखता हूँ तो मुझे अपने जीवन की दुर्बलताओं को, अपनी कमजोरियों को, अपनी मूर्खताओं को प्रकट करना पड़ेगा, जो कि मैं चाहता नहीं। मेरे मित्र, क्या तुम अब भी यह चाहते हो कि मैं अपनी आत्मकथा लिखूं? तुम सुनकर सुख पाओगे, देखोगे यह गागर रीति। कह रहे हैं कि मित्र, हो सकता है कि तुम उसको सुनकर सुख पाओ, क्योंकि तुम्हारी यह चाहत है कि मैं आत्मकथा लिखूं। लेकिन तुम मेरी आत्मकथा जब पढ़ोगे तो मेरे जीवन को एक खाली गागर के समान पाओगे, खाली गगरी के समान पाओगे, क्योंकि मेरे जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि मेरा जीवन एक खाली घड़े के समान हो गया है। इससे किसी की प्यास बुझ नहीं सकती है। प्रेरणा देने लायक मेरे जीवन में कुछ है नहीं। किंतु कहीं ऐसा न हो कि तुम ही खाली करने वाले अपने को समझो, मेरा रस ले अपनी भरने वाले। जो शंकर प्रसाद जी कह रहे हैं, कहीं मित्र ऐसा न हो जाए कि जब तुम मेरी आत्मकथा को पढ़ो तो तुम्हें लगने लगे कि मेरे जीवन से जो रीत गया है, मतलब जो निकल गया है, उसके लिए तुम ही जिम्मेदार हो। कहीं तुम अपने को जिम्मेदार न समझने लगो, और कहीं तुम्हें यह न लगने लगे कि कहीं तुमने मेरे जीवन का रस लेकर ही अपने जीवन को रसमय किया है। यह विडंबना अरी सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं। यहाँ पर कवि अपने सरल स्वभाव को संबोधित कर रहे हैं। कह रहे हैं कि ये मेरी सरलता, क्या यह मेरे जीवन की विडंबना नहीं है कि मैं यदि आत्मकथा लिखता हूँ तो मुझे तेरी हंसी उड़ानी पड़ेगी, तेरा मजाक उड़ाना पड़ेगा। हमारे यहाँ सरल होना ही एक अपराध हो गया है। जो सरल है उसे लोग मूर्ख समझ लेते हैं। सरलता एक मजाक होकर रह गया है इस समाज में। तो कब कह रहे हैं कि मेरे जीवन का सबसे बड़ा दुख होगा कि मैं यदि आत्मकथा लिखूंगा तो मैं अपने सरल जीवन का मजाक उड़ाऊंगा। कह रहे हैं मित्र, भूलें अपनी या प्रवंचना औरों की दिखलाऊं मैं। ए मित्र, तुम ही बतलाओ, क्या मैं अपनी आत्मकथा में अपनी भूलों को प्रकट करूं, या जो धोखे मुझे दूसरों से मिले हैं क्या मैं उसको प्रकट करूं? प्रवंचना मतलब धोखे। क्या मैं औरों के द्वारा दिए धोखे को प्रकट करूं? जिन्होंने मुझे धोखे दिए थे वे आज समाज में प्रतिष्ठित लोग हैं। मैं यदि अपनी आत्मकथा लिखता हूँ तो उनका नाम आएगा, और जब उनका नाम आएगा तो उनकी प्रतिष्ठा पर आँच पहुँचेगी, जो कि मैं चाहता नहीं। उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की। आगे कब कहते हैं कि मित्र, यदि मैं आत्मकथा लिखता हूँ तो इसमें मेरी प्रेयसी का भी नाम आएगा, और मैंने अपनी प्रेयसी के साथ जो मैंने मधुर रातें बिताई हैं उनकी कथाओं को मैं कैसे कहूँ। वे सारे के सारे पल जो नितांत व्यक्तिगत थे, मेरे और मेरे प्रेयसी के बीच की बातें थीं। वे सारी गाथाएं, वे सारे सुखद क्षण जो मैंने उसके साथ बिताए थे, उसे मैं कैसे प्रकट कर दूं, क्योंकि मैं ऐसा नहीं कर सकता। ऐसा करने का मतलब है कि मैं उसके जीवन में जहर घोल दूं, जो कि मेरे बस में है नहीं, जिसको कि मैं कर नहीं सकता। अरे खिलखिलाकर हंसते होने वाली उन बातों की। ए मित्र, मैं नहीं चाहता कि कैसे मैं कहूँ कि हमारे बीच जो बातें हुआ करती थी, हम हंस हंस कर जो बातें किया करते थे, वे सुख के क्षण मैं प्रकट नहीं कर सकता, क्योंकि उसमें उसका नाम आएगा, और उसका नाम आएगा तो वह बदनाम हो जाएगी, और मैं उसको अपनी आत्मकथा के द्वारा बदनाम नहीं करना चाहता। मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया,
आलिंगन में आते आते मुझसे क्या कर जो भाग गया। कब कह रहे हैं कि मित्र, मैंने जिस सुख का सपना देखा था वह सुख मुझे नहीं मिल पाया। वह मेरा होने ही वाला था कि उसी समय वज्रपात हो गया। मेरी प्रेयसी के साथ मेरा विवाह होने वाला था या वह मेरे जीवन में आने वाली ही थी, लेकिन यह ऐसा हो न सका। तो वो सुख जो मेरा हो सकता था नहीं हुआ, वो तो मेरे आलिंगन में आते आते ही भाग गया। वह किसी और का हो गया, जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। कब कह रहे हैं कि हे मित्र, मेरी प्रेयसी के कपोल इतने लाल थे कि मुझे ऐसा लगता है सुबह है, उषा है। वह अपनी सारी सुगंध मेरी प्रेयसी के गालों से ही लिया करती थी। उस मेरी प्रेयसी की जो सुंदर छाया थी, उससे ही मुझे ऐसा लगता है कि उषा का सौंदर्य निर्मित होता था। यहाँ पर व्यतिरेक अलंकार उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि प्रेयसी को बढ़ा दिया गया है, उषा रूपी उपमान को गिरा दिया गया है। यहाँ पर उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बता दिया गया है, इसलिए यहाँ पर व्यतिरेक अलंकार बन जाता है। उसकी स्मृत पाथे बनी है थके पथिक की पंथा की। कह रहे हैं कि मित्र, जो समय मैंने अपनी प्रेयसी के साथ बिताया था वह समय मेरे सुख के दिन थे। वह सुखद स्मृतियाँ ही मेरे बचे जीवन का सहारा है। मुझे थके हुए राहगीर की राह का सहारा वे स्मृतियाँ हैं। मैं उन्हीं के सहारे बाकी जीवन गुजार देना चाहता हूँ। सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की। कब कह रहे हैं कि मित्र, तुम मेरी गुदड़ी को क्यों उधेड़ देना चाहते हो। तुम मेरे जीवन रूपी गुदड़ी को क्यों उधेड़ देना चाहते हो। तुम क्यों उसकी सिलाई खोल देना चाहते हो, क्यों जानना चाहते हो। इसके भीतर जो छिपा है उसे छिपा रहने दो, उसे खोलो मत। छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूँ, क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मन रहूँ। कब कहते हैं कि मेरा जीवन बहुत लंबा नहीं है, मेरे जीवन के केवल 4 दशक ही बीते हैं, लेकिन इस छोटे से जीवन में बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं घट गई हैं, बहुत बड़ी बड़ी कहानियां हो गई हैं। उन कहानियों को मैं कैसे कहूँ, यह मेरे बस की बात नहीं है। क्या यह अच्छा नहीं रहेगा कि मैं औरों की आत्मकथाएं पढ़ता रहूं और उनको सुनकर मौन रहूं। सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा। अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मौन व्यथा, मेरी मौन व्यथा। कब कह रहे हैं कि मित्र, तुम मेरी आत्मकथा को सुनकर क्या करोगे। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो किसी और को प्रेरणा दे सके। कुछ भी इसके द्वारा प्रकट नहीं किया जा सकता। अभी समय नहीं है, न ही आत्मकथा लिखने का समय है। आत्मकथाएं तो जीवन के उत्तरार्ध में लिखी जाती हैं। थकी सोई है मेरी मौन व्यथा, अभी तो मेरी पीड़ा सोई हुई है, मैं उसे अभी जगाना नहीं चाहता। तुम क्यों उसे प्रकट में लाकर मेरे जख्मों को हरा कर देना चाहते हो। तो ये मेरे मित्र, अभी आत्मकथा लिखने का उचित समय नहीं है और मेरी मौन व्यथा भी सोई पड़ी है। तो ए मित्र, मुझे आत्मकथा लिखने के लिए बाध्य मत करिए, यही मेरा आपसे अनुरोध है। आज के वीडियो में बस इतना ही।